हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एनपीटीक्यू 2023 एग्ज़ाम जो कि आपका फरवरी में होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एमसीक्यू की डीबीएमएस के एमसीक्यू की वीडियो लाऊंगा और फाइनली वीडियो आज आ चुकी है। वीडियो पूरी देखिएगा। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो हर साल एनपीटीक्यू में पूछा ही जाता है। कुछ भी हो जाए, ये 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, चाहे जैसे आए। क्वेश्चन के पैटर्न थोड़े चेंज हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हर साल पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो देख लेते हैं पहले हमारे एमसीक्यू का पैटर्न क्या होता है। कोडिंग वाला तो देख लिए हैं, अब इसमें देखते हैं। तो हमारे सर्टिफिकेशन राउंड का जो ये क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है इसका, मीडियम मत समझ चलिएगा आप। ठीक, ओवरऑल हाई ही रहेगा। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन आपको 180 मिनट मिलेंगे ओवरऑल की ये बात हो रही है यहाँ पे। और नॉन एडेप्टिव एडेप्टिव दोनों रहते हैं। नेगेटिव मार्क यहाँ पे आपकी 0 रहेगी। ठीक है, तो ये तो हमारे एक पैटर्न हो गया शुरू से लेके अब तक का कि क्या ओवरऑल इसका पैटर्न क्या रहेगा एमसीक्यू वाले का। ठीक, ये हो गया। स्विचिंग जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि स्विच कर सकते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से स्विचिंग नॉट अलाउड है। आप सेक्शन के बीच में स्विच किया, आप क्वेश्चन के बीच में भी स्विच नहीं कर सकते। एक बार अगर आप एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर ली, दोबारा आप बैक नहीं जा सकते, या आप बिना एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किए आगे नहीं बढ़ सकते, तो ऐसा भी हो सकता है। तो स्विच के बेसिस पे मत आइएगा, स्विचिंग अलाउड नहीं होने वाली है मेरे ख्याल से। ठीक है, और पर क्वेश्चन के साथ टाइमर मिलेगा आपको, मे बी 2 मिनट 3 मिनट पर क्वेश्चन, तो वो भी होने वाला है। ठीक है, और प्लेसमेंट रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिसे भी आपको चाहिए मैं हर की प्रिपरेशन इसमें कराऊंगा। चलिए आइए जल्दी से हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे मैं लेके आया हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले से मैं टॉपिक देखेंगे हम लोग, टॉपिक क्या है और कितने क्वेश्चन उससे आ सकते हैं, उसकी डिफिकल्टीज देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन डीबीएमएस, जैसे डीबीएमएस की थ्योरी पूछ लेगा या उसका फुल फॉर्म भी कुछ पूछा, फुल फॉर्म तो नहीं पूछेगा खैर, लेकिन थ्योरी या कुछ उससे रिलेटेड पूछा तो इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा इंट्रोडक्शन से। इसकी जो डिफिकल्टी रहेगी मीडियम और इंपॉर्टेंट है, मीडियम है, आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता, इंटरव्यू ले लो। एसक्यूएल के बेसिक्स आएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी जो हाई रहेगी, डिफिकल्टी हाई रहेगी। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक एसक्यूएल के आते हैं, फिर डीडीएल से आते हैं आपके। एक क्वेश्चन डीडीएल से आएगा, एक क्वेश्चन डीएमएल से आएगा, दोनों। ठीक है, एसक्यूएल फंक्शन से जैसे हो गया आपका, ग्रुपिंग हो गए, शॉर्टिंग के हो गए, और जितने भी फंक्शन होते हैं एसक्यूएल में उससे आ सकते हैं 2 क्वेश्चन में भी, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, एसक्यूएल फंक्शन, एसक्यूएल बेसिक, जिसमें हाई हाई लिखा है सारे इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं भी आ सकता है, कोई वो नहीं है। सब क्वेरी से आता ही आता है क्वेश्चन, चाहे जो कर लीजिए, ट्रांजेक्शन से आएगा ही आएगा। नॉर्मलाइजेशन से तो बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्मलाइजेशन से आना ही आना है। ठीक है, परफॉर्मेंस से में भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। नो एसक्यूएल भी उतना खास नहीं है, लेकिन मे भी ये क्वेश्चन दे दे। ठीक है, तो ये ओवरऑल व्यू है आपके टॉपिक्स का, डीबीएमएस का। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा। आज पहली वीडियो है तो मैं एकदम बेसिक से, जैसा आपको पता है एकदम बेसिक से लेके चलूँगा, फिर धीरे 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 करके आगे क्वेश्चन लगवाऊंगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डीबी क्वेश्चन लेके आया हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिए, समझ नहीं आएगा मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ठीक है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। तो ये क्वेरी से गलत ढक गया, ये सेलेक्ट है, सेलेक्ट फ्लोर बी। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। पहला ऑप्शन है 0, फिर ए, या 98, या एरर। ठीक है, तो अब ये 3 ऑप्शन तो आपके देखिए, ध्यान से देखिए कि इसमें पहले क्वेरी देखिए दिया क्या है, फ्लोर बी। तो फ्लोर क्या है, फ्लोर जो होता है एसक्यूएल में वो हम लोग के 0 वैल्यू देता है। तो जो फ्लोर फंक्शन है वो एसक्यूएल में 0 होता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा 0 होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लोर फंक्शन है मैं एसक्यूएल में वो 0 वैल्यू देता है, तो पहले वाले का ऑप्शन ही हो जाएगा 0। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, सेलेक्ट कॉनकैट एसक्यूएल और ईक्यूएल। तो अब इसमें कॉनकैट फंक्शन का भी आपको पता होना चाहिए कि कॉनकैट फंक्शन क्या है, 2 स्ट्रिंग को जोड़ लेता है, कॉनकैटिनेट कर देता है। तो इसमें से कौन सा आपका प्रिंट हो जाएगा, एसक्यूएल है, फिर यहाँ कॉमा लगा, फिर क्यूएल लगा है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा होगा ये एसक्यूएल क्यूएल, दोनों को कॉन्टैक्ट कर देगा, जोड़ देगा, तो इसका सही ऑप्शन आएगा ये सी। सी सही ऑप्शन है। तो ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम द प्लेयर वेयर गोल बिटवीन 1 and 10, एक्सेप्ट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्लेयर वेयर गोल बिटवीन 5 and 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देखिएगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, स्किप मत करिएगा वीडियो। तो पहले हम लोग पहली क्वेरी लेते हैं। ठीक है, पहली वाली क्वेरी में कह रहा है कि उन प्लेयर्स को उठा लो जिनके स्कोर जो है गोल 1 से लेकर 10 तक के बीच में है। ठीक है, एक्सेप्ट उनको उठा लो, नीचे वाली क्वेरी देखते हैं, उनको उठा लो जिनके जो गोल है वो 5 से 7 के बीच में है। ठीक है, अब एक्सेप्ट फंक्शन क्या करेगा, एक्सेप्ट फंक्शन करेगा उनको उठवाएगा अगर सेकंड वाली क्वेरी ने उन प्लेयर को जनरेट कर दिया जो कि ऑलरेडी पहली वाली क्वेरी जनरेट कर चुका है, तो ये पहली वाली क्वेरी को नहीं लेगा।
मतलब ये है कि जितने भी प्लेयर्स का नाम पहली वाली क्वेरी जनरेट करेगी, अगर वो सेकंड वाली भी जनरेट कर रही है तो ये सिर्फ सेकंड वाली के हिसाब से लेगा, पहली वाली को नहीं लेगा। ठीक है, तो इसमें आपको सीधे से देखते क्या होता है, यूनिक रिकॉर्ड नहीं, ऐसा तो होने वाला है, एरर तो आएगी नहीं भाई, चलेगा, मेंशन्ड ऐसा है ही नहीं, तो बचा ये वाला। तो इसमें क्या रिकॉर्ड दैट है greater than equal to 1 and smaller than equal to 5 और greater than equal to 5 smaller than equal to 10। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक, समझ में आ गया होगा इसका कि हम लोग इसको कैसे करें। एक्सेप्ट फंक्शन खाली इतना यूज है कि जो ये जनरेट कर चुका है पहला वाला उसको ना लो, अगर वो दूसरा वाला भी सेम सेम जनरेट कर रहा है तो। ठीक है, चलिए आइए चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसा आता रहता है। विच नॉर्मल फॉर्म इज द टेबल प्लेयर्स इन इफ इट हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इट हैज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, देयर आर नो पार्शियल डिपेंडेंसी इन इट, देयर इज नो कॉलम विद रिडंडेंसी इन इट, ए डिपेंडेंस बी इज प्रेजेंट वेयर ए इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एंड बी इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। तो इनमें चारों में से कौन सा सही है ये बताना हम लोगों को, थोड़ा टाइम लिए सोचिए। सो अब इसमें आप लोग जैसे देख रहे हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, आप सबको पता होना चाहिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमारी 3NF के अंदर आती है, और पार्शियल डिपेंडेंसी भी पता होना चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी तो हमारी 2NF में आती है कि अगर कोई भी चीज़ के जो भी हम लोग का ये डिपेंडेंसी उसमें अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है ना, तो वो 2NF में नहीं होता, और अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो 3NF में नहीं होता है, लेकिन 2NF में होता है। ठीक, तो इसमें कोई भी कॉलम बोल रहा है कि नो कॉलम विद रिडंडेंसी इन इट, सो द टेबल इज इन 3NF। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें बोल रहा है कि इट हैज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक, देयर इज़ नो पार्शियल डिपेंडेंसी इन इट, पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं है। देयर इज़ नो कॉलम विद रिडंडेंसी इन इट, तो रिडंडेंसी भी नहीं है, मतलब पार्शियल भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है तो 3NF में ऑलरेडी हो गई, और पार्शियल भी नहीं है तो 2NF में ऑलरेडी हो। जब ट्रांजिटिव ही नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब 3NF में आ ही गया ना ये अपने आप से। ठीक है, लेकिन लास्ट वाले के हिसाब से हमारा ये BCNF नहीं हो सकता, क्योंकि कह रहा है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो फाइंड कर रहा है प्राइम को, तो ये BCNF का एग्जाम्पल नहीं है। अगर ये चीज़ ना होता तो ये BCNF में होता। तो यहाँ इस 3 के हिसाब से हम लोग इसका जो सही ऑप्शन होगा 3NF होगा। होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, ध्यान सुनिए, रिपीट करके देखो, रिपीट करने में पैसा खर्च नहीं हो रहा है, दोबारा देख सकते हैं आप लोग, कोई टाइम नहीं जा रहा है, पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। If the table R1 has partial dependency and no redundancy in the data, then a table is in which form? तो कह रहा है कि एक टेबल R1 है, उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है लेकिन रिडंडेंसी नहीं है, तो किस फॉर्म में टेबल हुई। तो ऐसा मैंने बताया कि अगर किसी भी टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाती है तो वो 2NF में नहीं हुआ। जब 2NF में ही नहीं है तो आगे 3NF BCNF का सवाल ही नहीं उठता है ना। जब 2NF में नहीं है तो बचा कौन सा, 1NF बचा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1NF। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है टेबल R हैज 6 एट्रीब्यूट्स A B C D E F एंड द फंक्शनल डिपेंडेंसी आर गिवन बिलो। F इक्वल टू AB जो है वो C को फाइंड कर रहा है, DC जो है AE को फाइंड कर रहा है, और E जो है F को फाइंड कर रहा है। तो इसको अब हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग को क्लोज़र उसका निकालना आता होगा। अगर आप लोग इसका क्लोज़र निकालेंगे तो जब इसका क्लोज़र आप लोग फाइंड करेंगे तो आप लोग पता चलेगा कि इसमें जो है पार्शियल डिपेंडेंसी है। ठीक है, जब इसमें आप लोग को पार्शियल डिपेंडेंसी मिलेगी, क्लोजर अगर आपको निकालना आता होगा नहीं आता होगा तो मैं सिखा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। तो ये सब तो आपको आना ही चाहिए, अगर आप लोग की पढ़ रहे हो नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। जब इसका क्लोजर निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जो है पार्शियल डिपेंडेंसी है। ठीक है, जब इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है तो क्या हो जाएगा ये, तो ये 2NF में नहीं हुआ। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी तो 2NF नहीं हुआ। ठीक है, जब 2NF में ही नहीं है तो आगे 5NF और BCNF कोई सवाल ही नहीं उठता, तो ये भी क्या है इसका सही ऑप्शन 1NF। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन DBMS विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट बिट मैप इंडेक्सेस आर वैलिड। तो इसके लिए आपको बिट मैप के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो बिट मैप के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बनाऊंगा, अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ MCQ पे फोकस करना है। ठीक है, इट यूजेस बिट मैप, हाँ बिट मैप का यूज़ करता है, कार्डिनलिटी का भी यूज़ करता है ये फ्रिक्वेंटली इसमें से टेबल में से डेटा निकालने के लिए। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज़ होता है इसमें, और मेक द बिट वाइज इंडेक्स इन वेरी का टाइम नहीं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता क्योंकि इसके जो प्रोसेस होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं, एक एक करके ये जाता है। सो इसका सही ऑप्शन होगा ABC, 3 फॉलो कर रहा है, चौथे वाले को रहता है, चौथा नहीं कर रहा, तो नहीं तो ऑल हो जाता, क्योंकि अभी फिलहाल ये 3 होगा, ABC सही ऑप्शन है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर अबाउट सुरगोट की। तो सुरगोट की क्या होती है, इसके लिए आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा। सुरगोट की गाइस वो होती है जो यूज़र जनरेटेड होती है, ठीक है। तो इसमें कहाँ पे लिखा है इट इज़ यूजर जनरेटेड की, तो यही हम लोग का सही ऑप्शन होगा, यूज़र जनरेशन। बाकी आर्टिफिशियल तो होगी नहीं, बाकी सब गलत है। सुरगोट की होती है जो यूज़र जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इफ एन एंटिटी सेट ई डज नॉट हैज इनफ एट्रीब्यूट टू फॉर्म अ प्राइमरी की देन दिस एंटिटी सेट विल बी कैंसल्ड। सो ये कौन सी होगी, अगर बोल रहा है कि दिस डज नॉट हैव इनफ एट्रीब्यूट टू फॉर्म प्राइमरी की, तो कौन सा ऐसा एंटिटी सेट होता है जिसके पास इतने एट्रीब्यूट नहीं होते जो प्राइमरी की फॉर्म ना कर पाए। स्ट्रांग होगा नहीं, वेरिएबल सेट तो होता ही नहीं कुछ, बचा क्या, वीक एंटिटी सेट। वीक एंटिटी सेट वो होता है जो कि आपका लेस एट्रीब्यूट होने की वजह से प्राइमरी की फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, टू एंटिटी सेट्स फुटबॉलर एंड क्रिकेटर टेकन into an entity set called player। एक प्लेयर में दो एंटिटी सेट है, फुटबॉलर और क्रिकेटर, एंड द कॉमन एंटिटी है ऑफ फुटबॉलर एंड क्रिकेटर बिकम पार्ट ऑफ प्लेयर। तो उनका जो कॉमन होगा वो प्लेयर के पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि दोनों में से कॉमन निकालना है। जब भी किसी दो एंटिटी में से कोई कॉमन निकाल के हम लोग करते हैं तो उसे हमेशा जनरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जो भी एंटिटी सेट में से अगर आप लोग कॉमन निकालेंगे तो जनरलाइजेशन होता है, वो उस मेथड को जनरलाइजेशन कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा जनरलाइजेशन। सो ये हो गया आज के 10 क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा, हो सकता है ज़्यादा भी लेके आऊँ। बस वीडियो पूरी देखो और प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।